Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 21st May 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल हियर इज नॉट ऑफ आर्टिकल, एक अपडेट है आप लोगों के लिए. वैसे तो आप सभी को यहाँ पे इसके बारे में पता ही चल गया होगा, बट स्टिल हम इसको डिस्कस करते हैं. हेलीकॉप्टर क्रैश किल्स ईरान प्रेसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर. अब यहाँ पर जो आप सभी को बता दिया जाए, जो रेस्क्यू टीम मेंबर्स थी उन्होंने जो बॉडी है विक्टिम्स की बॉडी जो है उसको यहाँ पे जो क्रैश साइट था है ना वहां से रिकवर किया है. और अब यहाँ पर एक कंफर्म हो चुका है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं है ना, हम ये नहीं कह सकते कि उनकी जो हायर अथॉरिटी है, एक तरीके से उनकी जो प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर है वो इस एक्सीडेंट में इनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है. ओके, अब ये इशू मतलब इशू तो नहीं कहेंगे, मतलब चीजें सारी थी क्या. तो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो कहाँ गए थे? अजरबैजान. अजरबैजान क्यों गए थे? वहां एक डैम था, उस डैम का इनोग्रेशन करने के लिए वहां पर गए हुए थे एक्चुअली. तो अब आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या निकल कर आता है कि ठीक है ये न्यूज तो आपकी है, न्यूज तो चल ही रही है. यहाँ से हमारे लिए क्या निकल कर आता है? हमारे लिए निकल कर आता है अजरबैजान. ओके, और आप सभी को पता है कि अजरबैजान अभी यहाँ पर न्यूज में भी था. तो ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है यहीं से आपका निकल कर आता है. तो अजरबैजान की बात करते हैं, इसका जो बॉर्डर है वो कैस्पियन सी के साथ लगता है, यहाँ से रशिया के साथ लगता है और ये यहाँ से ईरान के साथ लगता है. ऑल्दो अजरबैजान और ईरान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, बट यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से एक कोशिश चल रही थी कि रिलेशंस को यहाँ पर इंप्रूव किया जाए. इसी के चलते ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो अजरबैजान गए और इस डैम का इनोग्रेशन हुआ. इनोग्रेशन होने के बाद जब वो रिटर्न आ रहे थे तो यहाँ पर वो जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो जाता है. ओके, सो आई होप आपको क्लियर होगा. अजरबैजान न्यूज में क्यों था इसके बारे में हम बात कर लेते हैं. सो ये वाला जो एरिया है, आप ये वाला जो पार्ट है इसको देखेंगे, ये डिस्प्यूटेड एरिया है. किसके बीच में? दिस इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान. एक्चुअली ये जो एरिया है वो कहाँ आता है? आपका अजरबैजान के अंडर आता है. बट यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कौन से इथनिसिटी को बिलोंग करते हैं? आर्मेनिया को बिलोंग करते हैं. इसलिए ये बोन ऑफ कंटेंशन एक तरीके से इन दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पर बना है, जिसको हम कहते हैं नागोर्नो काराबाख. ओके, सो ये आपका यहाँ पे क्लियर. आई होप आपको ये क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है. वैसे आज ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए निकल कर आते हैं. यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की. ओके, क्रिटिकल टाइम्स कॉल फॉर स्ट्रॉन्ग जुडिशियल एजुकेशन. ना क्रिटिकल टाइम क्या है और ये स्ट्रॉन्ग हम जुडिशियल एजुकेशन की क्या बात यहाँ पर कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मेन रोल क्या है, पहले आप इसके बारे में बात करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर क्या क्या रोल है? पहला रोल, टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. मतलब कोई भी यहाँ पर जो लॉ आया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पर वैलिड है या नहीं है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उससे यहाँ पर मतलब कहीं डिफर तो नहीं कर रहा है या नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है. तो उस चीज को यहाँ पर चेक करने के लिए कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट है. सेकेंड हम बात करते हैं, अगर कभी यहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस चीज को रिजॉल्व करने का काम भी किसका हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट का हो जाता है. तीसरा आप लोग यहाँ पर बताएंगे क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के, अगर हम रोल की बात करते हैं तो देखिए ये कुछ यहाँ पर रोल है. ठीक है, अब एक्चुअली इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है. दो चीजें आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनी होगी. एक होता है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ठीक है, और दूसरा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ. प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ. ठीक है, हम इसकी यहाँ पर बात करते हैं. पहले हम बात करते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है. प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ की अगर हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पर ये देखा, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ने, हमारी लेजिस्लेशन ने कोई यहाँ पर एक्ट को पास किया, कोई लॉ लेकर आए, कोई सा भी लॉ लेकर आए और उस लॉ को यहाँ पर पास किया, उस एक्ट को यहाँ पर पास किया. ठीक है, तो हम सुप्रीम कोर्ट पहले यहाँ पर क्या चेक करता था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसीजर है
है ना, एक प्रोसीजर है कि किसी भी लॉ को कैसे फ्रेम करना है, हमारे क्या वो फंडामेंटल राइट्स और जो हमारे डीपीएसपी हैं उनसे अबाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मतलब जो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है लॉ को इनेक्ट करने का, उस चीज को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। हम उस लॉ की रैशनैलिटी को चेक नहीं करते वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, मतलब कि क्या वो चीज सही में मतलब उसका ऑथेंटिसिटी है, इतना ऑथेंटिक है या नहीं है, हम उसकी रैशनैलिटी को चेक नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने सिर्फ क्या चेक किया यहाँ पर कि जो लॉ यहाँ पर इनेक्ट हुआ है क्या वो जो एक पूरा प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। तो पहले ये काम था, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था पहले हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा चलता था, अब तो थोड़ा चेंज हो चुका है। अब हम किसकी तरफ आ चुके हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये आपका यूएस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ यहाँ पास किया, ठीक है, कोई लॉ लेकर आया, हमने कोई कानून बनाया, हम उसमें क्या चेक करते हैं, वी चेक वेदर दिस लॉ इज रैशनल और इरैशनल, क्या ये रैशनल है या नहीं है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अगर चोरी करना गलत चीज है तो वो गलत चीज है, हम उस चीज को देखते हैं हम, लेकिन फिर भी ये देखते हैं कि ठीक है अगर कोई पर्सन यहाँ पे चोरी कर रहा है तो हम उसके पीछे के रीजंस देखेंगे, क्या उसने चोरी क्यों की, क्यों नहीं की। हम सिर्फ इस बेसिस पर तो नहीं कर सकते ना कि हाँ उसने चोरी की तो उसके लिए पनिशमेंट हो गई। हम चोरी में भी एक क्राइटेरिया डिफाइन कर देंगे, अगर पर्सन इसलिए उसका जो मेन कॉज होता है, उसके पीछे का जो एक रीजन होता है, हम पहले उस रीजन को देखते हैं। तो मतलब कोई भी लॉ अगर यहाँ पर इनेक्ट हो रहा है, कोई भी लॉ बन रहा है, तो हम ये चेक करते हैं ड्यू प्रोसेस लॉ में कि वो लॉ रैशनल है या नहीं है। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके क्लियर हो जाते हैं तो फिर ये आर्टिकल आपका पूरा क्लियर है। अब इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉ को पास किया। पहला भी हम सबसे लेटेस्ट आप बात करें यहाँ पे CAA की, जो हम बात करें किसके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। ये 2019 में क्या होता है आपका पास होता है, 2024 आ चुका है और 24 की बात करते हैं। अभी इसका यहाँ पर क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कुछ लोगों को हमने देखा था कि 300 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर CAA के अंतर्गत सिटीजनशिप जो है वो दी गई है, ओके। अब सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है यहाँ पर मतलब एक तरीके से रोल क्या हो जाता है कि वो इस एक्ट को चेक करें क्या ये यहाँ पर रैशनल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की। इलेक्टोरल बॉन्ड जो आपका स्कीम था ये कब आया था, 2017 में मतलब ये आ गया था, लेकिन 2024 में तब से ही पिटीशन यहाँ पर जा रही है सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, 2024 में हमारे पास क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो कैसा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मतलब देखिए यहाँ पर इतने सालों से जो मतलब आपकी सारी चीजें चल रही हो, तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आर्टिकल 370 की। आर्टिकल 370 यहाँ पर जो है 2019 में इसको यहाँ पर पार्लियामेंट ने क्या किया, एब्रोगेट किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर 2023 में क्या कहा है कि हाँ आर्टिकल 370 में यहाँ पर जो भी चीजें पाई गई हैं वो यहाँ पर सही है, इसको जो एब्रोगेट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा ये पूरी तरीके से यहाँ पर सही है। सो द लैक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द डायल्यूशन ऑफ कश्मीर स्पेशल स्टेटस हैज ऑल्सो मेड द लिटिगेशन ऑलमोस्ट अ फेट अ कंप्लाई एंड वन फाइंड्स इन द जजमेंट इन आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। मतलब कोई भी एक्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या हो जाता है कि उसी टाइम पर उसको उस चीज को चेक करें कि ये रैशनल है या नहीं है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आपके आ जाते हैं एक्ट, लाइक ये यू विल सी द इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। अगर हम बात करते हैं किसकी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन में रिसेंटली यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता था पहले कि एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उस पैनल में कौन कौन थे आप सभी को याद होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपके जो अपोजिशन पार्टी के लीडर होते थे और प्राइम मिनिस्टर, ये है ना, तो ये सारे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक कोई पार्लियामेंट कोई लॉ को पास नहीं कर देती, कोई एक्ट लेकर नहीं आ जाती, कोई न्यू पैनल को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, तब तक ये पैनल क्या करेगा, चीफ इलेक्शन कमीशन जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके जो मेंबर्स है उनको यहाँ पर चूज किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, आई मीन अपॉइंट किया जाएगा। अब फिर क्या होता है, पार्लियामेंट ने यहाँ पे लॉ पास कर दिया,
ठीक है। तो इसी तरीके से इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया जा रहा है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए था। यूएस का यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया गया कि वहां पर क्या होता है, कोई भी जो लेजिस्लेशन होता है, वहां पर कोई भी अगर लॉ पास होता है तो उसका जो रिग्रेस क्या होती है, वहां पर जुडिशियल स्क्रूटनी होती है। सो ये विल सी बट evil thoughts of majority of the legislative bodies are a harsh contemporary reality. Therefore, motivated legislation should call for more rigorous judicial scrutiny. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक rigorous judicial scrutiny होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, The Supreme Court of India will sooner or later consider the question whether Citizenship Amendment Act and the rules under it can pass constitutional scrutiny. अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी यहाँ पर आया हुआ है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी तो जरूर करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर देखिए इसके बेसिस पे 300 लोगों से ज्यादा को क्या मिल चुकी है, सिटीजनशिप मिल चुकी है। अगर फ्यूचर में वो 2 साल बाद 3 साल बाद यहाँ पर क्या होता है, अगर इसकी स्क्रूटनी करते हैं तो जिन लोगों को सिटीजनशिप मिल चुकी है उनका क्या होगा, है ना, उस चीज को हम क्या करेंगे। सो दैट द रिसेंटली प्रोमलगेटेड सीए रूल्स आर अनक्लियर अबाउट द फेट ऑफ द एप्लीकेंट्स हुज रिक्वेस्ट फॉर द citizenship to turn down has aggravated concern over the issue. So there is also a fear that person whose applications are disallowed might end up in detention center. Some of the petitioners before the court have also raised concern over dual citizenship to a foreign applicants who need to have टू अबेंडन देयर ओरिजिनल सिटीजनशिप। तो यहाँ पर बहुत सारे अभी पिटिशन जा रही है कि किसी के पास में भी डुअल सिटीजनशिप भी हो सकती है, तो जो फॉरेन सिटीजनशिप है उनकी जो ओरिजिनल सिटीजनशिप है कौन सी इसमें से अबेंडन होगी या नहीं होगी, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बात की जा रही है। सो ये विल देन लॉ प्रिज्यूम दैट नॉर्मली मैलाइज कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। यहाँ पर मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का केस है, जिसमें ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट लेजिस्लेटिव मैलाइज इज बियॉन्ड द प्लेट ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द लॉ कोर्ट्स। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, लैक ऑफ इंट्रोडक्शन है ना। यहाँ पर कन्वेंशनल विजडम की जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना, उस चीज को हम कन्वेंशनल विजडम के साथ एड्रेस करने में इनकेपेबल हो रहे हैं। सो बस यहीं पे एक पीस ऑफ एडवाइस की तरह है कि मतलब कि यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन होना चाहिए, जुडिशियल एजुकेशन, ये क्रिटिकल टाइम पर होना चाहिए, ना कि टाइम चले जाने पर होना चाहिए, क्योंकि वो फिर उस चीज का यहाँ पे कोई सेंस इतना ज्यादा नहीं रहता है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज इंडिया चाइना कंजप्शन कंपैरिजन। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया और चाइना के कंजप्शन का, है ना, कि कौन सी कंट्री यहाँ पे कितना कंजप्शन कर रही है। एक्चुअली यहाँ पर बात ये हो रही है कि कुछ सालों में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज भी सुनी होगी कि चाइना की जो जीडीपी है उसमें यहाँ पर थोड़ी सी हमें ग्रोथ जो है कम दिखाई दे रही है, और इंडिया की जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ यहाँ पर अच्छी खासी हो रही है। इंडिया की पॉपुलेशन भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, हमने चाइना को क्या किया, सरपास कर दिया है। ओके, सो इन 2023 इंडिया सरपास चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। हमने 2023 में इंडिया ने क्या किया है, चाइना को सरपास कर दिया। द डेवलपमेंट केम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। अब एक्चुअली ये हुआ क्यों, क्योंकि चाइना में क्या है, वहां का जो बर्थ रेट है, मतलब टोटल जो फर्टिलिटी रेट है चाइना की, इट इज वेरी लो। एक्चुअली यहाँ पे 1000 पीपल्स में सिर्फ 6 से 6.4 यहाँ पर क्या है उनका बर्थ रेट है। 1000 में 6.4 होना मतलब कि कितना ज्यादा यहाँ पर है। तो मतलब एक्चुअली वहां क्या हो रहा है, यंग पॉपुलेशन चाइना में नहीं है, और जो एल्डर पीपल मतलब कि जो ओल्डर जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। तो चाइना ऑल्सो रिकॉर्डेड अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 डिकेड्स। दिस मीन्स अ राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो। यहां से क्या हो रहा है, उनका जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब ये डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, इसके बारे में बात करें, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है ना। वहां के जो लोग हैं ज्यादातर उनके पास कौन है, जो ओल्डर पीपल है, जिनका हमें ध्यान रखना है, जो दूसरों के ऊपर यहाँ पर क्या है, आपके डिपेंड है। सो उनका जो डिपेंडेंसी रेशियो है, इस तरीके की जो पॉपुलेशन है, इट इज राइजिंग, सो विच इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज ओवर टाइम। और ये भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ओवर द टाइम, आने वाले टाइम पर ये जो पॉपुलेशन है और ज्यादा इंक्रीज होगी। सो इन कंट्रास्ट इंडियाज पॉपुलेशन डिस्पाइट रीचिंग रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी ऑफ 2.1 इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट पीक अराउंड 2016। इंडिया की जो हम फर्टिलिटी रेट की बात करें, इट इज ऑल्सो लो,
यहाँ पर 2 पॉइंट हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना, टोटल जो फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए वो 2.1 होनी चाहिए, बट इंडिया की कितनी है, 2.0 है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा पीक में आएगा, हमारी जो ग्रोथ है वो पीक में कब आएगी, 2060। अभी टाइम है, ऑल्दो हमारी पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बट स्टिल देयर इज अ टाइम टू रीच ऑन अ पीक ग्राउंड। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, कंजप्शन की। ठीक है, कंजप्शन की बात करते हैं, लेकिन हमने ये बात तो की कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वहां पर मतलब हमें कमी तो दिखाई दे रही है, डिपेंडेंसी रेशियो भी बढ़ रहा है, सारी चीजें हैं। तो वहां के लोगों का जो कंजप्शन है क्या वो कम हो चुका है, क्या ऐसा हो रहा है? तो नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। हम कोई भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो रही, चाइना क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि आपके डोमेस्टिक मार्केट में कितना कंजप्शन हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही कंजप्शन एक तरीके से क्या कर रहा है, आपकी जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। इंडिया की जो जीडीपी इतनी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इसका मेन रीजन क्या है, इतनी जो जीडीपी बढ़ रही है इसका मेन रीजन क्या है कि हमारा जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन हमारा जो कंजप्शन हो रहा है, एक्सपेंडिचर हम इतना ज्यादा कर रहे हैं, वो किस चीज पर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम किस चीज पर कंजप्शन कर रहे हैं। अब बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर लेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ पर कैटेगरीज में इंडिया का जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसमें ज्यादातर, हम जो हमारी स्पेंडिंग होती है वो किसमें होती है, फूड में, क्लोथिंग में, फुटवेयर्स, ट्रांसपोर्टेशन, फुटवेयर, इन सारी चीजों में हुए। ओके, फ्यूल में, इन सारी चीजों में क्या होता है, इंडिया का कंजप्शन ज्यादा होता है। ड्यू टू दैट रीजन इंडिया की जो जीडीपी है वो हमें हाई दिखाई देती है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ। अब चाइना की हम बात करते हैं, क्या चाइना के लोग यहाँ पे खाना नहीं खा रहे हैं, क्या वो पानी नहीं पी रहे हैं या फिर फ्यूल का यूज नहीं कर रहे हैं? तो दिस इज नॉट लाइक दिस, वो लोग ये काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एजुकेशन पर, ठीक है, कल्चर पर, रिक्रिएशन, हेल्थ केयर, इन सब चीजों पर क्या है, ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इनका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है यहाँ पर डाइवर्स है ना। तो ये एक मेन आप डिफरेंस देख सकते हैं किसके बीच में, एक अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग मार्केट के बीच में। मतलब कि एक डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं और डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, तो डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, ज्यादातर जो लोग होते हैं उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसमें होता है, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, है ना, और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं, अपने कल्चर पर, इन सारी चीजों पर वो ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। तो यहाँ पर फूड और फ्यूल में तो वो कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ इन सारी चीजों पर हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कैसे यहाँ पे कंजप्शन। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं चाइना एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज बाय कैटेगरी। क्लोथिंग एंड फुटवेयर में चाइना का कितना रहा, 5.6%। ये चाइना का चार्ट है और ये इंडिया के रिस्पेक्टिव में है, तो आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे। देखिए क्लोथिंग एंड फुटवेयर में दे स्पेंड 5.6, ओके, हाउस एंड इक्विपमेंट में 5.8, हेल्थ केयर में 8.6, एजुकेशन एंड कल्चर में 10.1% वो एक्सपेंड करते हैं, ट्रांसपोर्ट में 13%, हाउसिंग में 24% एंड फूड एंड जो टबैको ये सारी चीजें इसमें 30%। अब इंडिया का देखिए, फूड एंड टबैको इसमें कितना 30, इंडिया का 32.5%। ट्रांसपोर्ट में हम बात करते हैं 16.3, मतलब हमारा फूड एंड फ्यूल में सबसे ज्यादा कंजप्शन हो रहा है ना, इनका ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 13% है। मिसलेनियस हमारा 14% जा रहा है, इनका यहाँ पे 2.4 है। हाउस होल्ड इक्विपमेंट में हमारा 3% है, इनका 5.8% है। हेल्थ केयर में इंडिया ओनली एक्सपेंड 5.2%, यहाँ पर हम चाइना की बात करते हैं कितना है यहाँ पर 8.6%। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि कितना ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस है। ओके, सो यहाँ पर ये सारा बताया था जीडीपी में, हमने ये देखा कि हाँ ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे कि while both China and India have a large consumer base, will India burgeoning consumer class will increase spending, enhance its appeal to foreign businesses as a preferred destination over China। तो मतलब अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो क्या यहाँ पे जो फॉरेन बिजनेसमैन है क्या वो चाइना को प्रेफर करेंगे या फिर इंडिया को प्रेफर करेंगे? तो ये सारी चीजें यहाँ पर बात की है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए आज की न्यूज़पेपर में अब ऐसा आगे कुछ भी नहीं है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। हाँ, एक और आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए थोड़ा सा। इसमें हम बात करें किसकी, CCI's core bids for new analytic tools for digital market। हम यहाँ पर किसकी बात करें, डिजिटल मार्केट, ठीक है। डिजिटल मार्केट में एक्चुअली क्या होता है, जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें एक बॉडी है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये चेक करती है कि हमारे मार्केट में कितना कंपटीशन है। एक्चुअली क्या होता है, आप इसको इस तरीके से समझिए, आपके आसपास, घर के आसपास देखते हैं, हमारे पास 4 से 5 यहाँ पे शॉप है, 1 2 3 4 और 5, हमने मान लिया यहाँ पे 5 शॉप है। यहाँ पर हर तरीके की मतलब इनका जो प्राइस है वो सारी चीजें अभी नॉर्मली चल रही वो सारी चीजें। एक यहाँ पे नया शॉपकीपर आता है, वो क्या करता है, जो भी फूड आइटम्स है, सारी चीजें हैं, XYZ जो भी यहाँ पर ये लोग बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, वो उसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा लो रख ले, या फिर एक तरीके से आप कह दीजिए यहाँ पर एक फ्री, आप मान लीजिए कोई अगर चीज यहाँ पर 10 रुपए की है तो वो उसको यहाँ पर 1 रुपीज में बेच रहा है, सेल कर रहा है। तो आप किसको प्रेफर करेंगे, इसे प्रेफर करेंगे ये, या फिर इन लोगों को यहाँ पे प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स इट इज ऑब्वियस, जो हमें यहाँ पर लो प्राइस में मिलेगा हम उस चीज को प्रेफर करेंगे। तो हमने क्या किया, इस चीज को यहाँ पर प्रेफर करना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे क्या होने लगे कि इस पूरे मार्केट में इस बंदे की यहाँ पर मोनोपोली हो गई कि हाँ हम यहाँ पर हैं। फिर धीरे धीरे इसने एक तरीके से हमारी आदत तो डलवा दी, लेकिन क्या हुआ, ये आदत डलवा दी तो इसके पास अभी तक जो कंपटीशन थे, ये सारे कंपटीशन थे, अभी कंपटीशन धीरे धीरे यहाँ पर खत्म होने लगे। अब जब कंपटीशन पूरी तरीके से खत्म हो गए तो इस मार्केट में, पूरे मार्केट में सिर्फ कौन बचा, ये अकेला बंदा बचा। अब ये क्या करेगा, उसने एक बार आपको आदत डलवा दी, सारी चीजें कर दी, अब ये यहाँ पर अपनी मनमर्जी का मालिक हो गया एक तरीके से। अब ये जो चाहेगा, अब ये क्या कर रहा है, आपके मार्केट के साथ खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, जैसा वो आपका प्राइस रखना चाहेगा वो रखेगा, लेकिन आप क्या करेंगे, उस चीज को यहाँ पे यूज करेंगे। आप बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जियो आता है और जितने भी अदर टेलीकॉम सेक्टर्स हैं, तो जियो ने यहाँ पर कितना ज्यादा उन सारे टेलीकॉम सेक्टर्स को मतलब सरपास कर दिया और इतना आगे बढ़ गए। और आज के टाइम पर हम उस चीज का, इंटरनेट के इतने ज्यादा एडिक्टेड हो गए, हम मतलब एक टाइम था ना हमारे पास कि हम पहले कैसे रिचार्ज कराते थे, अगर आपको याद हो, कभी आप लोगों ने ऐसा सुना हो या किया हो, तो उसमें एक्चुअली होता था, हम 10 रुपए का बाउचर लेने जाते थे, उसे मतलब स्क्रैच करते थे, उसमें एक नंबर आता था, तो 10 रुपए का बैलेंस आ जाता था, वो सारी 1 GB मिलता था, 100 GB 100 MB मिल जाता था, तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। तो लेकिन जब से जियो आया, यहाँ पर हम अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है, तो हम उस चीज के एडिक्टेड हो गए। सो इससे क्या हुआ, मार्केट में जो एक कंपटीशन था वो यहाँ पर हट गया। हम इलेक्ट्रिसिटी का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिफरेंट कंपनीज होंगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, तो मार्केट में क्या एक कॉम्पिटिशन बना रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी होगी, प्रोड्यूस यहाँ पर ट्रांसफर करने वाली कंपनी होगी, तो वो क्या कर सकती है, यहाँ पर प्राइस के साथ खेल सकती है, जो उसका मन होगा वो उस बेसिस पर यहाँ पर कर सकती है, चेंज कर सकती है। सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। सो हम बात करते हैं इस बॉडी की, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड इन मार्च 2009 अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट यहाँ पर 2002 होता है, उसके तहत 2009 में इस बॉडी को स्टैब्लिश किया जाता है। सो द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 वॉज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। यहाँ पर पहले हमारे पास ये एक्ट था 1969 का MRTP एक्ट, इसको यहाँ पर रिप्लेस करके, रिपील करके हमारा क्या आता है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। और इस एक्ट के अंदर हमारी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये बॉडी को स्टैब्लिश किया जाता है। मैंडेट की बात कर लेते हैं, टू इंप्लीमेंट प्रोविजन ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 के जो भी यहाँ पर प्रोविजंस हैं, उन्हें यहाँ पर क्या करना, इंप्लीमेंट करना। सो प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स ना आए जो कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव ना हो। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय एंटरप्राइजेस, रेगुलेट्स मर्जर्स एंड एक्विजिशन व्हिच कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया। Thus deals beyond a certain threshold are required to get clearance from CCI. ओके, सो कंपोजिशन की भी बात कर लेते हैं। इसमें कंपोजिशन है, इट हैज कंपोजिशन ऑफ क्वाजी जुडिशियल बॉडी विच 1 चेयरपर्सन एंड 6 एडिशनल मेंबर्स। यहाँ पर एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 एडिशनल मेंबर, टोटल 7। ओके, ऑल मेंबर ऑफ CCI आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, न्यू दिल्ली में। ओके, सो दिस इज क्लियर। अब देखिए आगे आप यहाँ पर देखेंगे वही जो ईरान में हम इंसिडेंट हुआ है, इसके पूरे न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द न्यूज़पेपर में आपको आज यही देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू so much for discussion.